नमस्कार, मैं विष्णु शंकर TV9 भारतवर्ष डिजिटल के मंच से सोच समझकर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल PJS पन्नू, PVSM, AVSM, VSM। आप भारतीय थल सेना के डिप्टी चीफ रह चुके हैं और लेह में स्थित 14वीं कोर के कमांडर की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। जनरल पन्नू से आज हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच लगातार चल रहे तनाव की, जिसके कम होने के कोई आसार अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। हम ये भी जानेंगे उनसे कि टू फ्रंट वॉर क्या होता है और क्या चीन और पाकिस्तान भारत के साथ कोई इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। और जनरल पन्नू से जानेंगे साइबर वॉरफेयर टेक्नोलॉजी के बारे में और उनसे पूछेंगे कि चीन और भारत साइबर वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में कहाँ खड़े हैं। जनरल पन्नू, सोच समझकर में आपका स्वागत है। थैंक यू विष्णु, आपने मेरे को TV9 भारतवर्ष में बुलाया और मेरे से बड़े इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर आप चर्चा करने वाले हैं। थैंक यू जनरल पन्नू। हम बात शुरू करते हैं। भारत और चीन के बीच में तनाव अप्रैल में शुरू हुआ था और अब अक्टूबर चल रहा है, छठा महीना लगा हुआ है ये। लेकिन कमांडर्स और फॉरेन अफेयर्स के अधिकारियों, मंत्रियों के बातचीत के बावजूद कोई रास्ता निकलता नज़र नहीं आ रहा है और ज़मीन पर हालात नहीं बदले हैं। क्यों? विष्णु, ऐसे माहौल में हमेशा समय लगता है। जो फोर्सेस हैं उनके कमांडर ग्राउंड के ऊपर एक्शन लेते हैं, उनको पीछे से उनके पॉलिटिकल अधिकारी वो सिचुएशन को भांपते हैं, उस हिसाब से उनको डायरेक्ट करते हैं। सिचुएशन आगे से दूसरा ओपोनेंट कैसे रिएक्ट करता है उसको फिर दोबारा एक सोच विचार में लाना ज़रूरी है। तो जब भी ऐसी एक स्थिति पैदा होती है तो ये एक स्पीड से कार्रवाई नहीं होती, ख़ास करके अगर चाइना ने कोई एक्शन लिया है या तो उसने टेस्ट करना था हमें कि इनका रिएक्शन क्या होगा और रिएक्शन बहुत मजबूत हुआ जी, तो शायद उनकी स्ट्रेटजी के अंदर उनको फेरबदल करने की ज़रूरत है, या फिर उनको अभी एक स्ट्रेटजिक पॉज जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर दोबारा लॉजिस्टिक्स या अपने सूझबूझ के हिसाब से कोई नई अगली चाल चलने के लिए वो सोच विचार कर रहे हैं। एक तो अंदरूनी से सोच विचार, और अगर उन्होंने किसी और देश और यहाँ के देशों के साथ या विश्व में ऐसी कोई डिप्लोमेटिक चाल चलनी है या कंसल्टेशन करनी है तो उसके लिए भी समय लग जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने वाटर्स को टेस्ट कर लिया है और इंडिया की तरफ से ऐसा एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिला है, जहां आप ये नहीं बोल सकते कि उनका एडवांटेज है या हाँ हमारा एडवांटेज है। मेरा ख्याल आज हमारा एडवांटेज एक बड़ा स्पेशल एडवांटेज है जी। तो उनको शायद ये अगली चाल चलने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है, बहुत रिकन्सिडरेशन करनी पड़ेगी कि वो आगे जाके क्या रुख अपनाए, तो इसके लिए समय ज़रूर लग जाता है। तो ये एक स्ट्रेटजिक पॉज है, ये कोई अंत नहीं है। इसके अंदर अगली चाल ज़रूर मेरा ख्याल चाइना चलेगा और भारतीय सेना और भारत ये निगरानी रखेगा कि अगली चाल क्या चल सकता है। तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पर आपको इसी बारे में इस सवाल को थोड़ा और आगे ले जाऊँगा। 10 सितंबर को भारत और चीन के फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई थी रूस में, मॉस्को में। उस पर एक 5 पॉइंट स्टेटमेंट आया, जॉइंट स्टेटमेंट था, लेकिन उसमें अप्रैल में जो स्टेटस को एंटे वाली स्थिति थी उसको फिर से बहाल करने के बारे में उसका कोई जिक्र नहीं है। तो इससे क्या ये माना जाए कि चीन जो अब आगे आ गया है ईस्टर्न लद्दाख में, वो ये फैसला कर चुका है कि अब वो पीछे नहीं जाएगा, भारत को जो करना है वो सोच ले? विष्णु, मेरा ख्याल जो कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई थी उससे पहले जी, मुद्दा तो वही था स्टेटस को एंटे अचीव करने का। वो तो हुआ नहीं अचीव उस टाइम पे। तो भारत ने जो रिएक्शन दिखाया, हमने भी ऐसा एक काउंटर एक्शन किया है, वो बहुत मजबूत एक्शन हुआ है। स्टेटस को एंटे का मतलब दोनों अपना अपना एक्शन है उसको उधेड़ें जी, वो स्टेटस को एंटे होगा जी। लेकिन इंडिया बड़ी मजबूत पोजीशन में है आज की तारीख में। ओके। तो जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स की बातचीत हुई है वो एक ऐसी बातचीत हुई है जैसे एक पंचशील का कोई एग्रीमेंट होता है कि हम सूझबूझ के एक दूसरे के साथ कोई मिलिट्री एक्शन ना लें और टेबल के ऊपर अच्छे बच्चों की तरह बन के रहे। लेकिन वो हमारे इतिहास में भी जब बाउंड्री नेगोशिएशंस के लिए
पर बैठते रहे हैं जी। लेकिन बाउंड्री की बातचीत शुरू ज़रूर होती है, फैसले बाउंड्री के ऊपर नहीं होते हैं, लेकिन फैसले इसी बात के ऊपर होते हैं कि हम लड़ाई ना लड़ें। जी। सूझबूझ वाले फैसले होते हैं कि लेट्स नॉट फाइट एंड लेट्स कीप आवर फोर्स सेपरेट। लेकिन जब वो सूझबूझ वाले फैसले ज़मीन के ऊपर सब तोड़ दिए गए जी। तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो हो ही गया। हाँ। तो अभी सूझबूझ भी नहीं रही, सिर्फ मिलिट्री एक्शन के ऊपर आ गए जी। तो अभी मिलिट्री कमांडर्स और पॉलिटिकल लीडर्स आपस में क्या फैसला करते हैं, मेरा ख्याल उसके लिए दोनों साइड अपना अपना टाइम ले रहे हैं और अपना अपने एक दूसरे को तोल रहे हैं, तोल रहे हैं कहाँ कितनी दूर ये जाएंगे एक दूसरे के खिलाफ। सही बात। जनरल पन्नू, ये कल खबर आई है यानी कल फ्राइडे को कि पीओके में चीन पाकिस्तान को मिसाइल सिस्टम्स लगाने में मदद कर रहा है और ये रात के अंधेरे में नहीं हो रहा है, दिन दहाड़े हो रहा है। तो इसका क्या मतलब समझा जाए? क्या चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई ज्वाइंट कार्रवाई करने की सोच रहे हैं? विष्णु, ये संभव भी है। दोनों देश आपस में इंडिया को समझते हैं कि वो उनका दुश्मन है। पाकिस्तान तो इतिहास में आपको मेरा ख्याल ना मेरे को यहाँ आपको इसके ऊपर कोई बहस करने की ज़रूरत है। चाइना का भी यही हमेशा एक विचार रहा है कि इंडिया एक कॉम्पिटिटर है और इंडिया उनके प्रोग्रेस के ऊपर शायद अड़चन डालेगा। दोनों अभी दोस्त बन गए हैं। पहला जो चाइना है वो पाकिस्तान को अपने जो भी मुद्दे हैं, सीपेक कॉरिडोर बोल लो या यूएन के अंदर जो भी बोलना है, तो एक अपना उसने ऐसा मित्र बनाया है कि वो जो भी बोलेगा वो पाकिस्तान करेगा जी। और पाकिस्तान को भी इतिहास में कोई भी मौके की ज़रूरत होती है कि वो इंडिया के ऊपर या तो वार करे या इंडिया के कोई भी विरोध में बात करे। तो अगर वो स्कार्डू और गिलगिट बाल्टिस्तान में या पीओके में कहीं भी वो चाइनीज़ मटेरियल, वॉर मटेरियल लाता है या मिसाइल्स या एयरक्राफ्ट लाता है, तो ज़रूरी बात है कि उन दोनों में आपस में एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया को कैसे नीचा दिखाना है, कैसे एम्बेरस करना है और मिलिटरीली अगर इसके ऊपर वार करना है तो ज़रूरी बात है कुछ ऐसी बातचीत हो सकती है। तो मैं इसमें सहमत हूँगा कि ऐसा कुछ उनको सपोर्ट मिल सकती है। जनरल पन्नू, मुझे ये बताएं कि टू फ्रंट वॉर आजकल बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है, बोला जा रहा है। हमारे सीडीएस ने और एयर चीफ ने भी इसका जिक्र किया है पिछले दिनों। टू फ्रंट वॉर होता क्या है? विष्णु, टू फ्रंट वॉर तो उसका हिंदी में तर्जुमा है कि दो सरहदें हैं, उनके ऊपर आप इकट्ठा लड़ाई लड़ते हो। हमारे देश के हिसाब से टू फ्रंट वॉर की स्ट्रेटजी ये है कि चाइना और पाकिस्तान मिलके अगर इंडिया के ऊपर हमला करें तो इसका मतलब दो देशों ने दो फ्रंट खोल दिए, वो टू फ्रंट हो गए और हिंदुस्तान को दोनों के साथ एक समय पे डील करना पड़ेगा। यानी पाकिस्तान और चाइना दोनों एक ही समय पे इंडियन बॉर्डर्स के ऊपर अटैक कर दें और एक देश हिंदुस्तान उनके दोनों के साथ डील करे, वो टू फ्रंट वॉर वो उसको बोला जाता है। ये संभव है, ये हो सकता है या इसकी तैयारी हो रही है? जहाँ तक दिमागी बातचीत है दोनों की, मेरा ख्याल वो तो उनके हमेशा इंटेंशन यही थी कि चाहे चाइना या पाकिस्तान दोनों मिलके हिंदुस्तान को कैसे तबाह करें या कैसे उनके ऊपर एक्शन लें, मिलिट्री एक्शन। लेकिन इंटरनेशनली ऐसी चीज़ों को करना बड़ा मुश्किल है। वो छुप छुपाव में रह के तो कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनली जब दो देश एक देश के बरखिलाफ कार्रवाई करते हैं तो वो इंटरनेशनल ओपिनियन के बरखिलाफ चले जाते हैं। इसका मतलब आपने कोई अलायंस कर लिया, मिलिट्री अलायंस, जो फॉर्मली उनकी कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है। तो अगर ये दोनों मिलके हमला करते हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको एक चुपचाप नहीं सहेगी नहीं। अच्छा। तो शायद अगर ये करेंगे भी तो इस हिसाब से करेंगे कि नो हिंदुस्तान ने दोनों के ऊपर वार कर दिया, का दायरा बढ़ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट का दायरा बढ़ जाएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट के दायरे को बढ़ाने के लिए ना पाकिस्तान ना चाइना अपने आप को जिम्मेवार ठहराएगा, वो हिंदुस्तान के ऊपर डालेगा कि हिंदुस्तान ने ये फ्रंट खोले हैं और हमने तो सिर्फ उसका जवाब दिया है। एक बार बताएं, चाइना ने वैसे ही अभी ताइवान के साथ, हिंदुस्तान के साथ, हांगकांग में, फिलीपींस के साथ सब जगह पे फ्रंट्स खोल रखे हैं। ऐसे में क्या वो ये अफोर्ड भी कर सकता है कि वो इस तरह की किसी दुस्साहस को पाकिस्तान के मिल के साथ प्लान करे? चाइना की क्या स्ट्रेटजी है वैसे तो विश्व में ज़्यादा समझ नहीं आ रही है कि कोई भी देश
कोविड जैसे माहौल के अंदर इस साल जो चल रहा है, सारी ह्यूमैनिटी सफ़र कर रही है, तो एक चाइना ने दोनों तरफ ईस्टर्न फ्रंट में भी और हमारा जो नॉर्दर्न फ्रंट है उनका वेस्टर्न फ्रंट है, दोनों को खोल दिया। तो ये एक बड़ा सरप्राइज़ है कि क्या चाइना अपनी ताकत की आजमाइश कर रहा है या वो इस चीज़ का एडवांटेज लेना चाहता है कि पूरा ग्लोब सफ़र कर रहा है, तो मैं जब सफरिंग हो रही है तो मैं इनको और मौका देख के इनके ऊपर मैं वार करूं, और शायद ये उसकी एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है कि कमज़ोर विश्व को देख के उनके ऊपर अटैक कर दो, चाहे वो ईस्ट है या वेस्ट है, उन्होंने अटैक कर दिया है। तो ये तो नॉर्मली देखा जाए लॉजिक के हिसाब से तो ठीक नहीं बनता, लेकिन जो चाइना कर रहा है वो कर रहा है, हम देख रहे हैं उसको। तो मान लीजिए कि अगर टू फ्रंट वॉर जैसी कोई स्थिति भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच में होती है, तो ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहां पर कि हमें खबरदार रहना चाहिए? जहाँ तक चाइना की बात है तो हमारा तकरीबन 3,500 किलोमीटर का सरहद है जी। और पाकिस्तान के साथ भी हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर लड़ाई लड़ना एक कोई डिस्प्यूट तो है नहीं है, बिल्कुल। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, ख़ास करके जो जम्मू एंड कश्मीर का इलाका है, उसके ऊपर तो हमेशा आप इतिहास में देखो, जिस दिन हमारा विभाजन हुआ उस दिन से ही पाकिस्तान अटैक कर रहा है, क्योंकि वो अटैक करके कश्मीर को और जम्मू एंड कश्मीर का लेह लद्दाख शामिल, उसको वो हड़पना चाहता है, लेकिन वो हड़प नहीं पाया है। जी। 1971 के अंदर उसको इतनी भारी शिकस्त मिली कि शिमला एग्रीमेंट में उसने एक लाइन के ऊपर साइन कर दिया, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। इसका मतलब वो लाइन ऑफ कंट्रोल साइंड है, वो उसको तोड़ नहीं सकता है। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल तो एक पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाती है, उसके आगे सियाचिन ग्लेशियर है जिसके ऊपर फिर समझौता नहीं है। 1984 के अंदर फिर हमने उस इलाके में कब्जा किया, और उसने फिर कारगिल 1999 में अटैक करने की कोशिश की। तो जितना भी उसका अटैक होता है वो विश्व में ये दिखाना चाहता है कि ये फ्रीडम फाइटर्स ने अटैक किया है, चाहे वो टेररिस्ट को इकट्ठा करके, वो जो उनके मिलिटेंट हैं उनको, एक तो उधर काफ़ी लोग अनपढ़ हैं, रेडिकल हैं, और एक उनकी एक लो कॉस्ट ऑप्शन है, बिकॉज 71 के बाद उसने सोचा कि वो एक कन्वेंशनल वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो उसने दो चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट की। एक तो उसने न्यूक्लियर वेपनाइजेशन, न्यूक्लियर पावर के ऊपर इन्वेस्टमेंट की। वो एक हाई कॉस्ट भी है और एक किस्म की बड़ी मुश्किल स्ट्रेटजिक हालत के अंदर उसको आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कोई अगर न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ करेगा तो उसको विश्व बख्शेगा नहीं। लेकिन उसमें लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट की है कि टेररिस्ट के ऊपर। वो तो उनके जो प्रेसिडेंट है, एक्स आर्मी चीफ, उन्होंने भी बोला है, जनरल मुशर्रफ ने, कि हमारी लो कॉस्ट स्ट्रेटजिक ऑप्शन है। तो उसका इस्तेमाल तो वो हमेशा करते रहे हैं। अगर टू फ्रंट वॉर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, पहाड़ी इलाके के अंदर, वो टू फ्रंट वॉर को एज फ्रीडम फाइटर एक्शन दिखाते हुए बाकी नॉन काइनेटिक, नॉन कॉन्टैक्ट के दायरे में भी जाके अटैक कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान आर्मी भी मर्सनरी आर्मी का काम करती रही है। वो पैसे लेके अपनी डिवीजन सऊदी अरेबिया के लिए भी तैयार करते रहे। तो ऐसे जो मर्सनरी फौज होती है उसको पैसे के लिए कुछ भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर चाइना उनको पैसे देके या उकसाएगा कि अभी आपको मौका है जम्मू एंड कश्मीर हथियाने का, तो शायद वो उस झांसे में आके अटैक कर सकता है। तो उसके अंदर टू फ्रंट वॉर एक साफ एक क्लियर ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए। लेकिन पाकिस्तान भले ही लो कॉस्ट ऑप्शन ले या अपनी आर्मी की मार्फत ऐसा करे, उसका जो रिजल्ट होगा, जो रिस्पॉन्स होगा हिंदुस्तान की तरफ से, वो तो डेवास्टेटिंग होगा। उसको मालूम है ये डेवास्टेटिंग एक रिस्पॉन्स होगा हमारी तरफ से। इसी करके वो सूझबूझ कर कदम उठाएगा। वो नहीं पहल करेगा, वो सोचेगा कि चाइना पहल करे। अगर चाइना मार खाना शुरू कर दिया हिंदुस्तान से तो वो शायद कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि वो क्यों बुरा भी बने, हारे भी, और एक वीक पार्टनर के साथ पार्टनर बन के वो टू फ्रंट वॉर करे। लेकिन वो मौका देगा चाइना को इंडिया को पहले वीक करने का। लेकिन नॉर्मल टेररिज्म तो वो कभी भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सालों साल तो वो करता रहा है। वो तो हमारे ट्रुप्स को अपनी तरफ, वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ खींचने के लिए, ताकि हम चाइना बॉर्डर के ऊपर कम से कम रहें, ऐसी मोबिलाइजेशन ज़रूर कर सकता है, ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा फोर्सेस हैं वो चाइना बॉर्डर से हट के वेस्टर्न फ्रंट की तरफ आए। तो वैसी वाली स्ट्रेटजी, पोस्चरिंग जो है वो ज़रूर करेगा। अगर उसने टू फ्रंट वॉर के अंदर पहल करनी है, वो चाइना की हेल्प करेगा कि मैं कुछ उसके फोर्सेस को अपनी तरफ डाइवर्ट ज़रूर करूँगा।
लेकिन भारत ने ये तो अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में इसको कैलकुलेट करके रखा होगा। जब हम टू फ्रंट वॉर स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो ये सारा हमारी कैलकुलेशन में है कि अगर हमने अपने देश की सरहद की हिफाजत करनी है तो चाहे चाइना और पाकिस्तान मिलके हमें अटैक करें तो हम अपनी सरहद की रक्षा कर सकते हैं। बिल्कुल, ये हमने कैलकुलेशन की हुई। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो पूरा विश्व भी इस चीज़ को देख रहा है। मेरा ख्याल पाकिस्तान का भी टू फ्रंट है, अफ़गानिस्तान की तरफ, ईरान की तरफ और अरेबियन सी की तरफ भी टू फ्रंट है उसका। वो भी कोई और देश आके उसको अगर वहाँ से अटैक करे तो फिर पाकिस्तान उसको कैसे हैंडल करेगा, उसको ज़रूर कैलकुलेट करेगा। सिमिलरली चाइना का भी टू फ्रंट है जी। चाइना का भी जो ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न सी बोर्ड है जी। आप साउथ चाइना सी कह लो या आप उस साइड में जापान, और आपको पता है कि यूएसए के भी फ्लीट्स आए हैं, पैसिफिक कमांड है, तो वो भी एक फ्रंट है। तो चाइना के भी दो फ्रंट है। तो अगर इंडिया का टू फ्रंट होगा तो शायद उनको इसके लिए डील करना एक अपने कैलकुलेशन के अंदर सोचना पड़ेगा कि उनके भी दो फ्रंट खुल सकते हैं। जनरल पन्नू, ये बताइए कि दुनिया में, इतिहास में ऐसे कितने वाक़े हैं जब एक कंट्री के खिलाफ दो कंट्री ने मिलकर के टू फ्रंट वॉर की कोशिश की हो? इतने ज़्यादा वाक़या तो नहीं है जी। कि एक ऐसी लड़ाई लड़े जो आपको वो कंक्लूजन तक ले जाए, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर तो बड़े रीसेंट उदाहरण हैं जी। जहाँ उसमें एक से ज़्यादा देश थे, एक से ज़्यादा देश बीच में आए, तो वो टू फ्रंट जो है फिर वो और कई देशों को इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो वो एक ग्लोबल वॉरफेयर, फिर एक वर्ल्ड वॉर बन जाती है, जो शायद यूनाइटेड नेशंस आने के बाद, उसका मेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस की क्रिएशन इस करके हुई है कि दोबारा विश्व युद्ध ना हो। तो अभी तो ये भी बातचीत चल रही है कि यूनाइटेड नेशंस ने इतना अच्छा काम नहीं किया है कि वो जो वर्ल्ड पीस और प्रॉस्पेरिटी के ऊपर काम करना चाहता था, उसके जो P5 हैं वो तो उसको यूएन को अपने लिए इस्तेमाल करते, खास करके चाइना। बिल्कुल। तो आजकल एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई है कि यूनाइटेड नेशंस की भी क्या हैसियत है कि वो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड नहीं कर सका। बिल्कुल सही बात है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जो अभी अपना लेटेस्ट भाषण दिया था, संबोधन संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में, उन्होंने कहा था कि यूएन को बहुत तेज़ी से अब बदलाव की ज़रूरत है, नहीं तो वो फिर इररिलेवेंट हो सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसी स्थिति बनी है कोरोना वायरस की जी, उससे पहले तो चाइना एक वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया जी। उसने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव और BRI जिसको बोल देते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो शुरू कर दिया। वो तो एक्सपोर्ट करना चाहता था, अपना ट्रेड करना चाहता था, लेकिन उसने एक्सपोर्ट क्या किया? उसने तो कोविड एक्सपोर्ट किया है जी। उसके बाद जो हम बोलते थे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, उसने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स सिर्फ इंडिया नहीं, उसने पूरे विश्व में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया जी। और उस टाइम पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ पूरी दुनिया देखती रही कि ये कुछ हमारी मदद करेंगे, लेकिन शायद चाइना के अंदर कोविड से इतनी कैजुअल्टी नहीं हुई है। और इत्तेफाक से अगर हम टू फ्रंट वॉर की बात करें तो पाकिस्तान का भी डेटा अगर आप उसको क्रेडिबल डेटा समझे तो उसमें भी कैजुअल्टी नहीं हुई है। तो ज़रूरी बात है कि दोनों ने मिलके शायद एक स्ट्रेटजी बनाई हो कि जो प्रीएम्प्टिव करेंगे वो हम एक बायोलॉजिकल तरीके से करेंगे और पूरे विश्व के ऊपर हम अटैक कर देंगे बायोलॉजिकल वॉरफेयर के हिसाब से। और पाकिस्तान में भी कैजुअल्टी कम हुई है, चाइना में भी कम हुई है, हिंदुस्तान में और अमेरिका में सबसे ज़्यादा हुई है। तो आप जब देखो होल वर्ल्ड इज एंग्री विद चाइना कि आपने क्या किया है, लेकिन जब ये आप बारीकी से डेटा देखें तो आपको उनकी स्ट्रेटजी साफ साफ बाहर नजर आती दिखाई देगी। जनरल साहब, POK और गिलगित बल्टिस्तान है तो हिंदुस्तान के इलाके, लेकिन अभी पाकिस्तान के कब्जे में हैं। लेकिन जैसा आपने CPEC का नाम लिया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं BRI के जो पाकिस्तान में CPEC के तहत वो POK में और गिलगित बल्टिस्तान से होकर जाते हैं। तो चाइना वहाँ पे अब इतना डीपली एंट्रेंच होता जा रहा है कि उसका वहाँ से बाहर निकल पाना मुश्किल है। ये भारत के लिए एक नई चुनौती हुई। अभी तक तो वो पाकिस्तान से डील कर रहे थे उस तरफ, अब चीन से भी करना पड़ेगा। वहाँ पे CPEC कॉरिडोर की जब बात होती है तो वो एक ट्रेड के हिसाब से उन्होंने पाकिस्तान को कुछ लोन दिया है और वो बोलते हैं हम आपको इन्वेस्टमेंट करेंगे। बहुत ज़्यादा लोन दिया है, बहुत ज़्यादा लोन दिया है, $60 बिलियन का लोन है। तो इतना लोन देने के बाद पाकिस्तान तो खोखला हो रहा है, क्योंकि वो उसका जो पैसा है जो उसने कर्जा ले लिया है
वो उसको वापस मिलेगा कि नहीं उसका किसी को कुछ पता नहीं है जी। लेकिन चाइना की तो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने ग्वादर तक ये रोड बना के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो पूरी की है, ये तो उनकी पूरी प्लान है कि सारा ट्रेड यहाँ से चलेगा। लेकिन इसी सीपेक कॉरिडोर को वो मिलिट्री कॉरिडोर के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मिसाइल्स की बात करते हो या वो जहाज़ अपने वहाँ भेज देता है, तो कितना वॉर मटेरियल काराकोरम हाईवे के ऊपर जाएगा, सीपेक कॉरिडोर के ऊपर जाएगा। उसका तो अगर टू फ्रंट वॉर के हिसाब से देखा जाए तो एक लॉजिस्टिक कॉरिडोर भी है और मिलिट्री कॉरिडोर भी है जी। तो ये एक उन्होंने जो सड़क बनाई है, ये एक बहुत बड़ी समस्या इन्होंने खड़ी कर दी है भारत के लिए भी, क्योंकि हमने तो फिर BRI के अंदर इसी चीज़ के लिए उनका साथ नहीं दिया कि क्योंकि आपने हमारी टेरिटरी से हमारे पूछे बगैर, हमारी सहमति के बगैर आपने एक सड़क बना दी है पाकिस्तान के साथ और वो हमारी टेरिटरी है जी। तो अगर वो वहाँ पे भी वॉर मटेरियल भेजना शुरू करते हैं तो जितना भी BRI का कॉन्सेप्ट है और या वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, पूरी दुनिया देखेगी कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव एक मिलिट्री लॉजिस्टिक के साथ उनको वो देखना पड़ेगा कि इन्होंने एक मिलिट्री स्ट्रेटजी के हिसाब से भी ये रोड और बेल्ट जो आप बोल रहे हो उसका इस्तेमाल करेंगे। इसकी बहुत कॉनोटेशंस हो सकती हैं आगे चल के। तो भारत को इसके बारे में बहुत खबरदार रहने की ज़रूरत है। हम हमेशा खबरदार रहे हैं और खबरदार रहेंगे। और अभी आप देखते हो कि कितनी इन्फॉर्मेशन आ रही है। पाकिस्तान को इसका क्या फ़ायदा हो रहा है, वो तो सिर्फ चाइना की दोस्ती का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वो उनको अपना बड़ा भाई मान रहा है। अगर हिंदुस्तान कुछ बोलता है वो चाइना की तरफ भागता है, हमें मटेरियल दो, हमें पैसे दो, और लेकिन मिलता क्या है, लोन मिलता है, लोन मिलता है और बड़े महंगे इंटरेस्ट से लोन मिलता है। तो पाकिस्तान भी मेरा ख्याल मजबूर है, शायद ये इनका ज़्यादा देर चलेगा नहीं, क्योंकि वो उनको एकदम पता लग गया कि पहले उनको अमेरिका से सब कुछ लेना पड़ता था, फिर उन्होंने सोचा कि इस्लामिक वर्ल्ड के साथ मिल जाओ। जब इन्होंने शुरू में एटम बॉम्ब के अंदर इन्वेस्टमेंट, उसको इस्लामिक बॉम्ब बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि ये एक मुस्लिम कंट्री है जो सोचती है कि वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को एक बॉम्ब बना के दे देगी। लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड ने उनको मंजूर नहीं किया। इनफैक्ट आपको पता है कि आजकल इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर सऊदी अरेबिया और बाकी इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो पाकिस्तान की हैसियत को क्या समझते हैं, कुछ भी नहीं समझते। तो इनको इन चीज़ों का जो भी स्ट्रेटजी, अमेरिका से कुछ नहीं मिला, इस्लामिक वर्ल्ड से कुछ नहीं मिला, तो शायद आगे जाके वो देखेंगे चाइना से भी कुछ नहीं मिलेगा। धन्यवाद जनरल पन्नू, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने विचार हमारे साथ शेयर किए। तो आज सोच समझ कर में इतना ही। श्रोताओं, आपसे अनुरोध है आप सोच समझ के साथ जुड़े रहिए और बाकी सारी खबरों के लिए हमेशा देखिए TV9 भारतवर्ष। शुक्रिया।